ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। बोलने का मन क्या था? स्पीकर सर, सर माइक नहीं सर, एक मिनट, माइक यहाँ से नहीं जाती। स्पीकर सर, मैं नाम जो ले भी तो माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। पढ़े लिखे और अग्रणी सोच के लोगों के लिए जाति हालांकि अब कोई फैक्टर नहीं रह गई है, लेकिन अदरवाइज साधारण समाज में अपने हिंदुस्तान में जाति अभी एक फैक्टर है, ये कहने में कोई संकोच नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मुलायम सिंह यादव थे, सब जानते हैं, उनके लड़के अखिलेश यादव हैं, सभी जानते हैं, और अखिलेश यादव की पत्नी राजपूत हैं, ये सभी जानते हैं। या फॉर एग्जांपल ऐसे आपको तमाम लोग मिल जाएंगे, नेताओं में भी और नेताओं से इतर भी, जो जातियों पातियों की धारणाओं से और बंधनों से ऊपर उठ चुके हैं और अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि फिर भी जाति अभी एक ऐसी अवधारणा है कि उसको वो बड़ी ही पेचीदा अवधारणा है, कम से कम अपने हिंदुस्तान के समाज में। इस चीज़ के लिए मैं आपको एक किस्सा बताऊँगा जो मैंने देखा। भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, नाम मैं उनका नहीं लूँगा, नाम लेना भी नहीं चाहिए ऐसे मामलों में, और वो अपनी सोच से सवर्ण जाति के हैं, अपनी सोच से वो पिछड़ों और दलित जातियों के खिलाफ हैं। अब ठीक है, वो कई चीज़ें अपने समाज में ये भी होता है कि लालन पालन में जो शिक्षा मिलती है, जो सामाजिक यथार्थ हो, तमाम चीज़ें कोई आदमी कैसा काम कर रहा है वो कई चीज़ों पर निर्भर करता है। इसलिए उसको ये नहीं कहना चाहिए कि वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है, उसको जैसा वातावरण मिलता है वैसे ही वो हो जाता है। मैं नेताजी की बात कर रहा था, तो वो नेताजी इस मानसिकता के हैं, और इस तरीके मजे की बात है कि आसपास के जो उनके साथ बात के लोग थे उनसे इस चीज़ को छुपाते भी नहीं थे। जनता के बीच में तो बहुत बड़े दलित पिछड़े समर्थक बन के जाते थे, लेकिन जो उनका व्यक्तिगत सर्कल था उसमें वो नहीं छुपाते थे इस चीज़। और एक तरीके से पिछड़ों और दलितों के लिए वो थोड़ी अपमानजनक टिप्पणियाँ भी करते थे अपने साथ के लोगों में। और उसमें एक दो ऐसे लोग थे जो मजबूरी में उनके साथ थे, लेकिन वो दलित पिछड़े और अदरवाइज दूसरे धर्मों के थे, दूसरी जातियों के थे। तो नेताजी की पुत्री ने बाद में अपने से कमतर, जैसे जाति में उस जाति का भी नाम मैं नहीं लूँगा, जैसे नेताजी का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो नेताजी की पुत्री ने अपने से जिस जाति के नेताजी थे उस जाति से थोड़ा कमतर जाति के एक युवक से शादी कर ली। और इस पर उनके जो मित्र थे, जो हमारे भी जान पहचानी थे, वो एक दिन आए तो बातचीत होने लगी, तो बड़ा खुश थे। तो हमने कहा क्या हुआ भाई, काहे इतना खुश नज़र आ रहे हैं आप? तो बड़े खिलखिला के उसे उनका नाम लिया, अरे कहे नेतवा बहुत बनता था, देखो उसकी लड़की वहाँ जाके वहाँ गिरी। खैर इस तरीके की बात है। ये मैं भारतीय समाज की बात बता रहा हूँ, किसी को भी अपमानित करने का मेरा कोई इरादा कहीं से नहीं है, लेकिन भारतीय समाज जैसा है मैं उसलिए बता रहा हूँ इस बात को। ये तो व्यक्तिगत समाज की बात हुई, और अब मैं राजनीति की बात भी आपको बता रहा हूँ। मैं जैसे मैंने कई अवसरों पर कह चुका हूँ, थोड़ा एजेड आदमी हूँ तो कई पुरानी चीज़ें मुझे याद रहती हैं। भारतीय समाज में राजनीति की शुरुआत जाहिर सी बात है स्वतंत्रता के बाद जाहिर सी बात है जवाहरलाल नेहरू से और इंदिरा गांधी से मानी जाएगी, और उन्होंने इसमें कोई शक नहीं है कि समाज की उच्चतम पायदान पे रहने के बावजूद, जैसे पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जो थे वो ब्राह्मण थे, जातियों में उच्चतम जाति मानी जाती है, और इंदिरा गांधी तो खैर जाहिर सी बात है उनकी पुत्री हुई तो ब्राह्मण हुई, और उन्होंने भारतवर्ष की सबसे अमीर जो जाति है पारसियों में शादी की। फिरोज़ गांधी बहुत संपन्न और बहुत ही अच्छे इलाहाबाद के बहुत ही अत्यधिक संपन्न परिवार के जो व्यक्ति थे, वो शादी हुई।
लेकिन इन सब लोगों ने भारतवर्ष के जो गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उनके सबके उत्थान के लिए काम किया और ऐसा हुआ। दूसरी तरफ काम किया भी इन लोगों ने, इसको कहने में कोई संकोच नहीं है। और इस काम को करने में उन्होंने, आप न मानिए राजनीति के तहत वो एक अलग बात है, लेकिन काम किया ये फैक्ट है। और भारतवर्ष की जैसी स्थिति थी, जैसे मैंने पहले कभी बताया भी होगा कि भारत, बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि भारतवर्ष का पहला बजट 1700 करोड़ रुपये, 1700 करोड़ रुपए का था। ये हालत थी। इतने रुपए का तो आजकल गबन हो जाता है, वो भनक तक नहीं लगती। वहाँ से शुरू करके वहाँ तक पहुँचे, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, इन लोगों ने इतना किया। गरीबों और पिछड़ों के उत्थान के लिए जितनी भी योजनाएं बनाई गई वो सब उन्हीं के द्वारा बनाई गई। और इसके लिए उन्होंने बहुत सी परेशानियां भी झेली, क्योंकि जब ये काम राजनीति का उन्होंने शुरू ही किया था, तब तक जो तो ऐसी जातियां जो परंपरा का सवर्ण और क्या नाम संपन्न जातियों की पक्षधर थी, जैसे क्या नाम है स्वतंत्र पार्टी थी एक, अब तो खैर नहीं पाई जाती। मजे की बात यह है कि उसको उस पार्टी को बनाने में जवाहरलाल नेहरू की जो एक बहन थी राहटी सिंह का भी पार्टी को बनाने में काफ़ी योगदान था। ये सब लोगों ने, और भी तमाम ऐसे जो होते तत्व थे, जैसे आपकी ये क्या नाम है, ये आपके जनसंघ था, जनसंघ भी बोलता सवर्ण जातियों का ही रिप्रेजेंटेटिव रहा है। या आपका क्या नाम है, विश्व ये उस समय हुआ करती थी हिंदू महासभा, ये सब चीज़ लोग इन लोगों के विरोध में आते थे। और लेकिन चूंकि जो राजनीति का जो चलन उस समय तक हो गया था कि हमको तो भारत में उन लोगों को उठाना है ऊपर जो थोड़ा दलित पिछड़े वंचित हैं, इसलिए इन लोगों से जो न कांग्रेस की और इन लोगों की ठनी रहती थी। और उसमें एक चीज़ होती थी, जब ये लोग मतलब तर्क में जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के सामने नहीं ठहर पाते थे, तो फिर उनके व्यक्तित्व पे करारा आक्षेप करने लगते थे। वो सारे आक्षेप पुराने लोगों से पूछे, वो आपको बतावेंगे। और बहुत ही मतलब अंग्रेजी में एक कहावत है कि बहुत ही मतलब भीषण हस्तक्षेप करते थे। उनको मैं यहाँ बता नहीं सकता, वो बताना ठीक नहीं होगा, वो शायद मेरा ख्याल है कानून के भी खिलाफ होगा। लेकिन मैंने उन सब चीज़ों को सुना है और देखा है। ज्यों ज्यों इंदिरा गांधी और क्या नाम है जवाहरलाल नेहरू अपने कामों में, जवाहरलाल नेहरू का तो खैर मैंने उतनी मतलब क्या नाम है सुना उनके बारे में, इंदिरा गांधी का कार्यकाल मैंने पूरा देखा। ज्यों और वही एक वजह थी कि वो लोग लगातार जीतते चले जाते थे और वो भी कर देते थे। तब उस समय ये जो सारे के सारे आपके क्या नाम है जो नेता होते थे, जिनका मैंने बताया कि स्वतंत्र पार्टी थी या जनसंघ था या आपके क्या नाम है, ये सब जो ये लोग उनके व्यक्तित्व पर प्रहार करते थे। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए कि हालांकि वो लोग समाज के उच्चतम वर्ग को बिलोंग करते थे या जाति को बिलोंग करते थे, जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी, और जैसे मैंने बताया कि उस वर्ग उस ऊंचाई पर या उस दिमाग की खुली जब लोग करते हैं, तो वहाँ पर ये शादी ब्याह में जाति धर्म ये सब मायने नहीं रखते हैं। ऐसे आपको भाजपा में तमाम लोग मिल जाएंगे, कांग्रेस में तमाम लोग मिल जाएंगे, कॉमन मैन जो न भाजपाई है न कांग्रेसी, उनमें आज से तमाम मिल जाएंगे। और एक बार कहीं हमने पढ़ा था कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा भी था कि जाति को अगर तोड़ना है तो मतलब अंतरजातीय शादी करो तो जाति धीरे धीरे ढीली हो जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा था। हालांकि ऐसा हिंदुस्तान में होता नहीं, अब होने लगा है, लेकिन वो भी उसको भी लेकर के अभी भी काफ़ी हल्ला मचता है, ये फैक्ट है। और ऐसा ये सब कुल था। और जाति एक राजनीति की एक अच्छी एक सच्चाई थी। मेरा ख्याल है सन 1900 तक मोटे तौर पर उस 80 मतलब जाति पे वोट भी दिए जाते थे, जाति की बात भी होती थी, लेकिन विकास की जो ऊपरी आवरण था और वो जो मुख्य धारा थी वो विकास हुआ करती थी। हमको लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाना है, पढ़ाई लिखाई करनी है, तमाम नई नई यूनिवर्सिटीज़ खुल रही थी, तमाम नए नए आपके क्या नाम है IITs खुल रहे थे, तमाम नई नई क्या नाम है ये सब नहरें बनाई जा रही थी, ये सब हो रहा था। लेकिन चुनाव में कहीं ना कहीं जाति और धर्म जो था वो अपना रोल प्ले करते थे, लेकिन बहुत ही माइनर फॉर्म में, बहुत इस तरीके से उच्चतर स्तर पे नहीं करते थे जैसे आजकल कर रहे हैं। ये सिलसिला जो था ये मोटे तौर पर हाँ ये मान के चलिए कि राजीव गांधी के ज़माने तक चला। उसके बाद की बातें बहुत हाल ही की, आप सब लोग उससे परिचित हैं। उसके बाद फिर वहाँ से कांग्रेस का जो मतलब वो था क्या नाम है जो पकड़ था वो सारी जातियों पर, जैसे कांग्रेस पहली एक ऐसी पार्टी थी जो सवर्णों पे, बैकवर्ड्स पे, पिछड़ों पे, दलितों पे, सब पे उसकी मजबूत पकड़ थी, इसीलिए वो लगातार लंबे समय तक जीतती आई थी। कई वजहों से राजीव गांधी के आते आते वो पकड़ ढीली होने लगी और उस ढीली पकड़ के को ठीक करने के चक्कर में राजीव गांधी से एक बड़ी भीषण गलती हो गई कि राम मंदिर का उन्होंने ताला खुलवा दिया। वही उसके बाद जो राजनीति हुई वो आज आप देख रहे हैं। बहरहाल किस्से को बहुत लंबा न होने पावे, इसलिए छोटे में संक्षेप में मैं बता रहा हूँ
कि वो जो गलती राजीव गांधी से हुई मंदिर का ताला तोड़वाने की, उस गलती को का बहुत ही क्या नाम है गलत अंजाम हुआ, और वो उस गलती को काउंटर करने के लिए फिर पहली बार जो थी भारतीय जनता पार्टी, जो तब जनसंघ हुआ करती थी और हमेशा प्राय पड़ी रहती थी, एक दो उसके मेंबर हुआ करते थे लय दे के, वो पार्टी सक्रिय हुई। और उसके बाद उस पार्टी का धर्म, चूँकि राजनीति का आधार धर्म हो गया, इसलिए वो काफ़ी आगे बढ़ी, वो बढ़ती रही लगातार। अभी तो खैर कोई बात ही नहीं पावर में। और उसको काउंटर करने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह, जब धर्म की राजनीति हुई तो उसको काउंटर करने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह जो थे जाति की राजनीति लेकर के आए। उन्होंने मंडल कमीशन का पिटारा खोल दिया। और वो अमूमन लोग आरोप लगाते हैं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट इंदिरा गांधी ने भी देखी और सारी बातें उन्होंने की, लेकिन और उन्होंने उसको खोला नहीं, उसको लागू नहीं किया। उसका कारण यह था कि इंदिरा गांधी ने, मुझे याद है उसकी रिपोर्ट कहीं छपी तो मैंने पढ़ी थी, कि इंदिरा गांधी ने जब वो रिपोर्ट देखी तो उन्होंने कहा कि इसको तो लागू करते इतना भयानक बाउंडर मचेगा कि वो संभाले नहीं संभलेगा। इंदिरा गांधी पॉलिटिशियन थी, वो चीज़ों को समझती थी, इसलिए उन्होंने रख दिया। और कहीं ना कहीं वो चीज़ जो होनी थी राजनीति में हुई, और उस पिटारे को विश्वनाथ प्रताप सिंह ने फोड़ दिया। उसके बाद से राजनीति जो थी दो ध्रुवीकृत हो गई, मंडल और मंदिर। ये आज हाल की बात है, सब जानते हैं। मंडल मंदिर की राजनीति में जाहिर सी बात है कि जो मंदिर की राजनीति थी उसके रिप्रेजेंटेटिव भारतीय जनता पार्टी हुई, और मंडल की राजनीति के रिप्रेजेंटेटिव बहुत सारे हुए। यहाँ मुलायम सिंह हुए, वहाँ लालू यादव हुए, और तमाम जगहों पर तमाम लोग हुए। अब इस राजनीति, जब राजनीति के इन दो छोरों में कांग्रेस जो थी, जाहिर सी बात है अब न उसके पास मंडल बचा न मंदिर बचा, तो वो धीरे धीरे सिकुड़ती चली गई। और उसकी जगह भारतीय जनता पार्टी ने, और आपकी ये जो मंडल की राजनीति में तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग पार्टियों ने, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, बिहार में राजद है, और आपके ये सब सारे लोग इन्होंने दी, और शासन प्रशासन चलने लगा। उसके बाद फिर पहली बार जो भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, जैसे मैं बता चुका हूँ अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में, तो उन्होंने जाति धर्म से परे हट करके फिर विकास की राजनीति की। जो राजनीति नरसिंह राव और मनमोहन सिंह छोड़ गए थे, उन्होंने कहा कि मैं उसी का अगला चरण लेके चल रहा हूँ, वो राजनीति उन्होंने की। और वो सफल भी रहे, जो भी कर लीजिए, उतना सफल भले न रहे लेकिन सफल रहे। और 5 साल उन्होंने 6 साल बढ़िया शासन किया। उसके बाद फिर चूँकि विकास की ही राजनीति वो भी कर रहे थे, तो उसके बाद जाहिर सी बात है फिर वो आपके मनमोहन सिंह और उनका समय आया सोनिया गांधी का, जिन्होंने फिर विकास की राजनीति की। और भारत ने, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, भारत ने पहली बार उसका क्या नाम है वो देखा, धन का मार्केट में रुपया दिखाई दिया पहली बार। अब जब इस सफलता के बाद, जब अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, वो उनकी जब प्राइम मिनिस्टरशिप जब गई, और उसके बाद फिर कांग्रेस आ गई 2 टर्म के लिए, तो फिर पहली बार जो था वो राजनीति में पहला एक प्रयोग किया, क्या नाम है आपके क्या नाम से, भारतीय जनता पार्टी ने, और क्या नाम भारतीय जनता पार्टी ने, राष्ट्रीय स्वयं संघ ने, कि उन्होंने सवर्णों के साथ साथ दलितों, पिछड़ों, इनका सबका भी आधार अपने साथ जोड़ा। उस आधार को जोड़ने में उस समय झूठ बोलना पड़ा, तो बहुत झूठ बोला इन लोगों ने कि हम ये करेंगे वो करेंगे, सारी बातें की उन्होंने। और इसके चलते हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आ गई। अब उसमें फिर एक दो बड़ा गलत काम हो गया। जो होना था तो हुआ। पहली चीज़ तो कि भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी दलितों, पिछड़ों के क्या नाम है के बारे में उसके मन में कोई ख्याल नहीं है कि इनका भी भला होना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, उसमें कोड में कहा नरेंद्र मोदी आगे। अगर नरेंद्र मोदी ना आते, हो सकता है राजनाथ सिंह आते, हो सकता है सुषमा स्वराज आती, हो सकता है मुरली मनोहर जोशी, कोई भी आते, तो शायद ये मामला इतनी जल्दी तूल न पकड़ता। लेकिन जितने कि मोदी के आने से, कि एक तो मोदी के आने से कोड में कहा ये हुई कि एक तो पता चला कि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही दलित और क्या नाम है बैकवर्ड विरोधी पार्टी थी, और ऊपर से क्या नाम है नरेंद्र मोदी आ गए, जिन्होंने पूरी की पूरी पार्टी का जो मतलब पूरा मोड़ था वो अडानी अंबानी और उन जैसे बनियों की तरफ मोड़ दिया। तो जो कुछ पैसा था भी क्या नाम है भारत देश में, वो पहले अडानियों अंबानियों की जेब में जाने लगा, जो बचा वो सवर्णों की उनकी जेब में जाने लगा। ये हुआ, उसका नतीजा जो होना था वो हुआ। भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव में मतलब उसकी सीटें बहुत कम हो गई। जो आंकड़े आते हैं उसके हिसाब से दलितों, पिछड़ों, इनको सबके एक बहुत बड़े सेक्शन ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया, क्योंकि सारा झूठ सामने आ गया 10 साल में। और सवर्णों के भी एक बहुत बड़े सेक्शन ने, जो भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत मतदाता रहा है, उसका भी एक अच्छा खासा सेक्शन भारतीय जनता पार्टी को छोड़ गया। उसका कारण ये रहा कि जब पैसे का प्रवाह अडानियों अंबानियों की तरफ मोड़ दिया गया, तो सवर्ण जिनमें आपके क्या नाम है उच्च जातियों के और
क्या नाम है आपकी ये मध्यम जातियों के जो सवर्ण थे, जो जिसको नौकरी पेशा वर्ग कहा जाता है एक तरीके से, जैसे जो सवर्णों का एक बहुत बड़ा सेक्शन नौकरी पेशा है, वो सारे के सारे लोग ना उनके पास वो जो पूरी इकोनॉमी आई उसमें न उनको सबको भीषण नुकसान हुआ और सवर्णों का भी भीषण नुकसान हुआ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सवर्ण अभी भी काफ़ी हद तक भाजपा के साथ है, उसी के चलते भाजपा 260 अभी पाई वरना और कम पाती। ये सिस्टम बहरहाल हुआ। अब जाहिर सी बात है कि जब ये चीज़ लोगों के सामने आ गई कि ये हमारे साथ ये नुकसान, ये धोखा हो गया, तो फिर इसी मेन पॉइंट को राहुल गांधी ने पकड़ा और पहले उन्होंने भारत यात्रा की और सारी जगहों से घूम करके, और जब उन्होंने देखा कि कहाँ पर कितना ज़्यादा विनाश हो चुका है, तो वो क्या नाम है उसके साथ आए और लोगों से उन्होंने साफ साफ बताना शुरू किया, भाई ऐसी बात है। उसका नतीजा है कि राहुल गांधी का ड्रामेटिक जिसको कहते हैं कि उत्थान हुआ। वो राहुल गांधी जिनके बारे में लोग कहते थे पप्पू है कि है वो राहुल गांधी रात इतने मतलब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जिनके बारे में कहा जाता है कि वो भगवान के अवतार है, उनको उन्होंने ऐसा कठिन चैलेंज दिया कि आज की तारीख में मोदी की कोशिश होती है कि राहुल गांधी के सामने संसद में वो ना आए। ये हुआ और इस चीज़ को समझने के बाद राहुल गांधी ने इसको काउंटर करने के लिए उन सारी जातियों का खुतबा जोड़ा जो एक तरीके से दलितों और पिछड़ों की रिप्रेजेंटेटिव है। उनके बीच में वो कांग्रेस आई जो अपने क्या नाम है उरूस के ज़माने में दलितों पिछड़ों के बारे में जिसने बहुत कुछ काम किया, वो इस परंपरा के साथ वो सारे के सारे लोग जुड़े और उन्होंने अपना कहा। और भारतीय जनता पार्टी को पहली पराजय थी। अब वो पराजय चूँकि इतनी तार्किक थी और वो तार्किक पराजय का जो शुरुआत में जो संसद में जो भाषण हुए, तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी वाले चाहे सीतारामन हो चाहे ये सब हो, ये लोग उनके भाषणों का जो राहुल गांधी के भाषण थे और भी लोगों के भाषण थे, उनका जवाब नहीं दे पाए थे। मोदी जी तो चले ही गए और रोने भी लगे कि 2.5 घंटे हमको नहीं बोलने दिया गया। अब उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी भी अपने पुराने रूप में लौट आई और उसने जो था व्यक्तिगत प्रहार करने शुरू किए कि इनकी जाति बताओ, ये करें वो करें। जिस हिसाब से जिस कटाक्ष के रूप में उससे पूछा गया कि पहले राहुल गांधी अपनी जाति बताओ, अगर कायदे से मतलब पड़ताल होने लगे तो भारतीय जनता पार्टी में से बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे जो भी अपने बच्चों की जाति नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो लोग उस वर्ग के हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जिस वर्ग में जाति धर्म के बंधन अब उतने नहीं तगड़े रह गए हैं, वो अपने व्यक्तिगत फायदों के लिए या व्यक्तिगत पसंद नापसंद के आधार पर जाति धर्म से परे जाकर के शादी ब्याह करने लगे। ये बात को आप लोग जानते भी हैं, इसको कोई बताने की जरूरत नहीं है। यानी कुल मिला के बातचीत का अर्थ ये निकला कि राहुल गांधी ने तीर जो है वो बिल्कुल सही जगह मारा है और ऐसी जगह जाकर लगा है कि एकदम तिलमिला गए हैं। और जब व्यक्तिगत प्रहार होने लगे और अनर्गल बातें होने लगे तो समझ लीजिए कि जो व्यक्ति है सामने वाला वो बिल्कुल सही जा रहा है। ये मैंने पर्टिकुलर रूप से इंदिरा गांधी के साथ भी होते देखा, विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ भी होते देखा। विश्वनाथ प्रताप सिंह जो थे जिस समय राजीव गांधी को इस्तीफा देके निकले थे तो उनको राजा नहीं फ़कीर है देश की तकदीर है कहा जाने लगा। और जिस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी उस समय उनको इतनी गालियाँ पड़ने लगी कि मैं उन सब चीज़ों का क्या नाम है वो हूँ, मतलब उसका सबका मैं प्रत्यक्षदर्शी गवाह रहा हूँ। तो ये बात कल राहुल गांधी ने बिल्कुल सही की कि जब मुझे गालियाँ पड़ने लगी व्यक्तिगत रूप से तो ये मान के चलिए कि अब मैं इस काम को कर ही डालूंगा। मुझे लगता है कि शायद चीज़ें इसी तरफ जा रही हैं। बहरहाल अभी ये बिल्कुल शुरुआत है, देखिए कहाँ कहाँ किया गया जाता है। लेकिन बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि अब लड़ाई जो है बहुत ही लीथल और भयानक हो चुकी है। देखिए कहाँ जाकर रुकती है, इसमें कोई शक नहीं। अब आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी एनालिसिस आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए। बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे? तुम कैसे पूछोगे जाति? आप बैठ नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी जाति नहीं पूछ सकते। आप हमारी व्यवस्था सुन लें, आप मेरी व्यवस्था सुन लें। कोई सदन में किसी की जाति नहीं पूछेगा। अनुराग ठाकुर जी।